हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग 9 सितंबर से 1 के क्वेश्चंस करेंगे सीजीएल की। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्रॉसर प्रोफिट्स टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो हम लोग को ये पता है कि जो प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर होता है वो कंजम्पशन देता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो 870 ग्राम्स बेच रहा है, ठीक। और जो प्राइस की रेशियो हो जाएगी वो 870 ग्राम्स से 1000 हो जाएगी, ठीक है। तभी तो कंजम्पशन सेम आएगी। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज अराउंड 130/870 इंटू 100। सो ये 1300/87 आएगा। सो ये कैलकुलेट कर लेना यार, हम लोग को फटाफट करना है। ये अराउंड 14 आएगा, ठीक है। सो हम लोग का मेन फोकस ये है कि जितने जल्दी कर सकें उतने जल्दी करने हैं। कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ दिया है कि द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29। ये तो बहुत ईजी है यार, हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और ये भी पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर 29 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, वाइस वर्सा ऑल्सो, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री जो कि 1 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी, सर्कुलर रेस है 840 मीटर्स की, ठीक है। एंड ए एंड बी स्टार्टेड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, लेट सपोज क्लॉकवाइज कर रहे हैं ए और बी, ठीक। इसमें ए की जो स्पीड है सेम टाइम पे फ्रॉम सेम पॉइंट पे एट ए स्पीड ऑफ, इसकी जो स्पीड है ये 6 मीटर पर सेकेंड है, इसकी जो स्पीड है ये 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायरेक्शन सेम है, ठीक है। एंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट नेक्स्ट। तो हम लोग को ये पता है कि जब डायरेक्शन सेम होती है सो स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है अगर डायरेक्शन सेम है तो, है ना। और डायरेक्शन अगर अपोजिट है, ठीक है, तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है देन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसमें माइनस हो जाएगी और ये भी मीटर में दिया हुआ है, तो 840 मीटर बाई 12 माइनस 6 विच इज़ 840/6 जो कि 140 सेकेंड दे देगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर देन द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू। ओके, पूरे पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि ए बी और ए बी पता है मुझे, ए बी पहले रखने हैं या सी डी पहले रखने हैं। जैसे ये सर्कल है, ये हो गया ए बी की लेंथ 10 है और सी डी की लेंथ 24 है, तो पहले मैं सी डी रखूँगा तब ए बी रखूँगा, ठीक है। तो ये सी डी हो गया और ये ए बी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिरेगी दोनों पे, ठीक है। और तुम्हें इसकी लेंथ पता है कितनी है, तो इसकी लेंथ टोटल 24 है, तो आधी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और ए बी की लेंथ टोटल कितनी है, 10 है, तो आधी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और पी क्यू की जो लेंथ है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था ना, पी क्यू 7 है, ये पी है, ठीक है, क्योंकि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी है ना, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। और पी क्यू की लेंथ यहाँ से जो यहाँ की लेंथ है वो कितनी दी हुई है, वो 7 दी हुई है, ठीक है। तो वैसे तो इसे ट्रिपलेट से भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही तुमने ये देखा यहाँ 12 है यहाँ 5 है और तुम्हें ये पता है कि ये दोनों
ट्रिपलेट बन सकती है। कैसे बनेगी? तुम्हें ये पता है कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ओ सी क्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ओ सी क्यू में एक 12 है तो हाइपोटेनस बड़ा ही होना चाहिए, है ना? तो ये 13 हो जाएगा क्योंकि रेडियस सेम होनी है। सो ये 5 हो गया, और ये जैसे ही 5 हुआ तो तुम्हें पता है कि ओ पी की जो लेंथ हो गई वो 12 हो गई। ओ पी कितना हो गया? 7 और 5 12 हो गया। और ओ ए जो कि सेम होगा ओ सी के, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, दोनों सेटिस्फाई कर गया, 13 हो गया। सो ओ सी कितना हो गया, या फिर ओ ए कितना हो गया? 13 हो गया। सो डायमीटर ऑफ द सर्किल कितना हो गया? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी तुम इक्वेशन में भी फ्रेम कर सकते थे। ये 5 की जगह एक्स लिख दो, और बाकी दो पाइथागोरस फॉर्मूले से दो ट्रायंगल में इक्वेशन बना के निकाल लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? यहाँ तो स्टेटमेंट ही नहीं है। एक मिनट यार, यहाँ स्टेटमेंट ही नहीं है क्योंकि मैंने सीधा वो डायरेक्ट उससे उठाया ना, इसलिए। नॉर्मली चलो देख लेते हैं, टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की डेफिनेशंस देख लेते हैं। नॉर्मली कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि तीनों साइड और तीनों एंगल सेम है। कहने का ये मतलब है कि दोनों ट्रायंगल सेम है, ठीक है। सिमिलर कुछ भी हो सकते हैं, एक ट्रायंगल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो वो ऑप्शन रहता है तो हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ है कि इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम, ये परसेंटेज में दी हुई हैं चीज़ें। हिस्ट्री में ओवरऑल स्कोर टोटल जो मैक्सिमम स्कोर है वो 175 है, ज्योग्राफी में 200 है, बॉटनी में 125 है। एंड ये सब परसेंटेज दी हुई है कि राम 54% स्कोर करता है 175 का, 87% स्कोर करता है ज्योग्राफी में 200 का। So if in order to pass the exam, a minimum of 105 marks are needed in history, how many students pass in the exam? So 105 marks minimum चाहिए हिस्ट्री में। So सी तो कह रहा है कितने स्टूडेंट पास किए एग्ज़ाम को, तो तुम बताओ। ये 50% है, 54% है ना 175 का। तो तुम्हें पता है 25 4 is 7, ये हो गया, ठीक है। ये आएगा मतलब कुछ हाफ के लगभग आएगा ना, ठीक है, इतना आएगा, है ना। और 105 चाहिए, तो ये जब 105 नहीं पहुंच पा रहा तो ये भी नहीं पहुंच पाएगा, ये नहीं पहुंच पा रहा तो सिर्फ ये पहुंच पाएगा, तो सिर्फ श्याम आंसर होगा, यानी कि ओनली 1 स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। फिल पाइप पीज 21 times faster than pipe Q. If Q can fill a cistern in 110 minutes, find the time it takes to fill the cistern when both pipes are opened together. So P is 21 times faster than Q. So एक बात बताओ, अगर Q की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, तो P की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 21, ठीक। नाउ Q कैन फिल द सिस्टर्न इन 110 में Q फिल कर दे रहा है। ये क्या है? यहाँ वर्क होती है, ठीक है। सो वर्क नॉर्मली होती क्या है? टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क होती है। ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, तो वर्क मेरा 110 आ गया। सो P को कितना लगेगा? P को 110/21 लगेगा, ठीक। बट क्वेश्चन ये कह नहीं रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। सो नाउ टोटल 110 बढ़ना है मेरे को, और P और Q की एफिशिएंसी का सम। सो ये कितना हो जाएगा? 110/22। इट गिव्स 5 days आंसर, ठीक है। आगे आते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाई 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, हु ऑब्टेन 79% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट टेकन टुगेदर।
अच्छा, सो देखो इसके करने के 2-3 तरीके हैं। हु ऑब्टेन 79% मार्क्स। अब अगर टोटल मार्क्स 100 है और 79% मार्क्स किसने ऑब्टेन किया है ये बताना है, तो मैं ये कह दूँ कि 79 इंटू 5 आउट ऑफ 500 इतना स्कोर आया होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 395 होगा कि नहीं होगा। अगर 395 होगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो तरुण में तो आ रहा है यूनिट डिजिट 5, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक, इसमें भी नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो गया। या फिर तुम सबको सम करो उसके बाद निकालो, ठीक है, दूसरा तरीका वो हो गया। तीसरे तरीका क्या कर सकते हो, तीसरा ये कर सकते हो कि 69 से ये, जैसे 79% देखना है ना, 79 से ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, ठीक है, ये कितना बड़ा है, ये करके तुम ओवरऑल निकाल लो कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. So R pays ₹100 to pay with 5 to 1 coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination ₹5 in the payment? नॉर्मली ये जो चीज़ें हैं ये TCS अभी स्टार्ट किया है पूछना, आई थिंक 2024 से ही। पहले ये रेशियो देते थे। सो सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका इसका ऑप्शन से करने का है, लेकिन फिर भी यहाँ ऑप्शन नहीं है तो सॉल्व करते हैं। वो बिना ऑप्शन के होगा नहीं यार ये, ठीक है, बट फिर भी जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। x + y + z = 40 है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है वो ₹1 कॉइन है, ये ₹2 कॉइन है और ये ₹5 कॉइन है। तो इसे x + 2y + 5z वैल्यूज़ में कितने आ जाएंगे 100, ठीक। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये -y - 4z = -60 हो जाएगा। तो y + 4z = 60 हो गया। नाउ यहाँ पे मुझे ये पता है कि ये जो z होगा इसकी प्रॉपर एक वैल्यू चाहिए, पॉइंट भी नहीं होनी चाहिए, और y भी। सो y को 60 में सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो 4 से डिविजिबल हो जाए, ये तभी हो पाएगा, क्योंकि 60 खुद ही 4 से डिविजिबल है, तभी हो पाएगा जब y 4 का मल्टीपल हो, ठीक है। सो अगर y 4 है तो z कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर y 8 है तो z कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैं वैल्यू पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹5 इन द पेमेंट। सो ये जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें से जो भी ऑप्शन में हो उसे आप मार दो, वो सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. So the radius of two cones are in the ratio इतना and the volume are in the ratio इतना. What is the ratio of their height? Okay. So यहाँ पे जो रेडियस 1 है उसे 2x मान लेते हैं और रेडियस 2 को 5x. वॉल्यूम 1 जो है उसे 3y मान लेते हैं और वॉल्यूम 2 को 5y. नाउ हम लोग को ये पता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर हाइट निकालनी है. सो वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1/3 पाई r²h. सो 2x² इंटू h1. वैसे ही यहाँ नीचे 1/3 पाई r² इंटू h2, ठीक है. सो इससे ये गया, और वॉल्यूम 1 कितनी थी ये 3y/5y थी, और इंटू ये 25x² बाई 4x² इज इक्वल्स टू h1/h2 आ जाएगा, ठीक है. y/x जो भी है गया ये कितना आ जाएगा, ये 15 h1 रेशियो h2 जो होगा वो 15 रेशियो 4 हो जाएगा, ठीक. नाउ
Let's come to question number 11. Which of the following can be the value of k so that the number इतना is divisible by 6? हम लोग को ये पता है जो 6 से डिविजिबिलिटी की क्या रूल होती है, जो 2 से डिविजिबल हो और जो 3 से डिविजिबल हो वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है ना। सो 2 से डिविजिबल होने के लिए k को कितना होना पड़ेगा, 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये ऑप्शन है, ठीक है। बट क्योंकि ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k, सो इट्स टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस, यहाँ ऑप्शंस है नहीं, ठीक है। तो बाकी 3 से डिविजिबिलिटी अब देख लेंगे k की ये सारे वैल्यू के साथ, जैसे 2, 1, 3, 7, 10 हो जाएगा, 19, 2, 21, 4, 25, 25 प्लस k बाई 3 होनी चाहिए, और k की वैल्यू इसमें से कोई भी हो वो ऑप्शन से देख लेंगे और फिर लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 5% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ऑफ द votes cast were declared invalid, while all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates, ठीक है। The candidate who got इतना % of the valid vote cast was declared elected by 2484 votes if the number of votes eligible to vote in that election was 16,000, what is the value of y? अब देखो दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है और y% of the voters did not vote और 10% of the votes were declared invalid. So let's suppose 100% vote 100 वोट पोल्ड हुए हैं, ठीक है। y% of voters did not vote वो देख लेंगे बाद में। यहाँ देखते हैं कि 100 वोट लेट सपोज पोल्ड हुए हैं जिसमें से 10 इनवैलिड है और 90 वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि while all the valid votes were cast in favor of either of the candidate, ठीक है, और जो कैंडिडेट जीता है उसको कितने मिले हैं 59.375, ठीक, परसेंटेज वोट मिले। तो अगर मैं पूछूं कि जो कैंडिडेट जीता है, ठीक है, और जो कैंडिडेट हारा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है परसेंटेज में, तो एक तो तरीका है 100 में से इसको घटाओ इस वैल्यू को, फिर जो आए उसके बाद इन दोनों को घटाओ, इसको और उसके वैल्यू को, है ना। नहीं तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो तुम, उतना ना करके जब भी 50 से वैल्यू ये ज़्यादा होती है, जो डिफरेंस आएगा दोनों में, अगर टोटल वोट 100% है तो ये इसका 2 गुना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18.75 हो जाएगा, ठीक है। 18.75 इज़ द डिफरेंस, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि 90 जो वोट पोल्ड हुए हैं उसका 18.75 जो है वो कितना है, तो वो है 2484, ठीक। सो अब जैसे ही तुम इसका 100% निकालोगे, जैसे अगर मैं ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा ना, जैसे ही तुम 100% निकालोगे 100 की वैल्यू, ये तो 90 की वैल्यू थी, 100 पोल्ड की वैल्यू देख लो, क्योंकि टोटल वोट्स जो थे इलेक्शन में जो एलिजिबल पीपल थे वो 16,000 थे। सो 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगी वो देख लो 16,000 पे कितना कम है, वहाँ से वैल्यू ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट इतना इफ इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40%। सो अगर ये 40% डिस्काउंट पे है, यानी कि इतना, इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। देन द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 10% मोर हो गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया ये। बस यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16, ये क्या है भाई हम लोग को पता है तीनों साइड सेम होती है और 2 साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सम है वो 16 है, कि ये 8, ये भी 8, तो ये भी 8, थर्ड साइड भी 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये तो कुछ नहीं है यार, x² माइनस इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
और न्यूमरेटर को, और इसको x+3 और x-3 लिख सकते हैं, ठीक है, बाई x+3 हो गया। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या दिया हुआ है कि टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट इन डिफरेंट, ओके, टोटल अपीयर्ड एंड टोटल प्रेजेंट, ओके ओके, ठीक है। टोटल डिनोट्स टोटल कैंडिडेट एट द सेंटर, प्रेजेंट डिनोट्स द कैंडिडेट अपीयर्ड, ठीक। इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटी द सेकेंड हाइस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर। नंबर ऑफ एब्सेंटी जो है वो सेकेंड हाइस्ट है। तो हाईएस्ट देख लो, जैसे 2016 की अगर बात करें, ये ऑप्शन से भी करो बट कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। ये 3 है, यहाँ कितने हैं, कितने हैं भाई, ये 11 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, 5 है। तो ये देख लो एब्सेंटी कितने हैं, तो 19 हो गए, ठीक है। और 19 हो गए, और एब्सेंटी द सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, तो देख लो इसमें हाईएस्ट कौन होगा, ऐसे करके उस हाईएस्ट नहीं बताना, सेकंड हाईएस्ट कौन होगा, वो हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियस इतना एंड इतना 37 सेंटीमीटर। अच्छा, यानी कि ये दोनों, क्योंकि तुम्हें तो इतना पता है ना कि ये जो है ये अगर 22 है रेडियस, और इसकी रेडियस कितनी है, 10 है, तो ये दोनों मिलके 32 ही हो रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, थोड़ा फिगर मैंने वैसे बना दिया, ठीक है, वो कितनी है, 5 है, ठीक। तो तुमसे पूछ रहा है, इफ़ द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल्स आर एम एंड एन। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ये होता है, ठीक है, आर एम एंड क्यू। सो इसकी लेंथ पूछ रहा है, लेंथ। तो एम क्यू कैसे निकलता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम क्यू इज इक्वल्स टू रूट अंडर d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। सो डी क्या है, तुम कहोगे ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2, कितना हो जाएगा ये 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 7 × 5 35, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इजी है यार। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू पता है, ठीक है ना। और ये और ये और ये तुम्हें -1 देगा, और ये तुम्हें -1 देगा। हो गया, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर इतना एंड इतना, ठीक है। तो जो बॉयज़ के मार्क्स हैं एवरेज वो 75 है, एंड गर्ल्स के कितने हैं, तुम कहोगे 80 है, और ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स के कितने हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स के 78 है। तो रेशियो क्या निकालना है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। तो इसे तो तुम एलिगेशन से भी कर सकते हो कि बॉयज़ के 75 हैं, गर्ल्स के 80 हैं, ओवरऑल 78 हैं। सो ये 2:3 हो गया, ठीक है। 19 बात है, राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड, देखो 17/27 ऑफ द ऑर्डर इन 34 days, मतलब 27 मान लो, टोटल वर्क 27 मान लो, ठीक है। 27 में से अगर वो 17 काम को 34 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज इज कंप्लीट द एंटायर ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग। तो 17 काम को अगर 34 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो 54 दिन में करेगा यार, है ना, 27 काम। कम टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में ये क्या लग रहा है यार, यहाँ x³ दिया हुआ है, यहाँ 125 दिया हुआ है,
सो ये x प्लस 5 का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab जो कि 15x हो जाएगा, और a प्लस बी वहाँ से 15x स्क्वायर और 75x हो जाएगा, ठीक है। और ये x माइनस 5 है, और नीचे में x माइनस 5 और x प्लस 5 लिख सकते हैं। ये गया, x प्लस 5 3 बार है और नीचे x प्लस 5 1 बार है, तो x प्लस 5 2 बार हो गया, है ना, ये आंसर हो गया, ठीक है। जितने भी वैल्यूज़ हैं 22 पे आता है। ये तो कुछ नहीं है यार, कॉसेक थीटा, बाकी सब जगह थीटा ही है, और कॉसेक थीटा की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाता है, b/h होता है ना, सॉरी h/b होता है ना, तो ये h हो गया, ये b हो गया, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद इस पे पुट करके निकाल लो सारी वैल्यूज़, b/h, हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 पे आता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k, कर लेंगे यार। इसमें अगर देखो, सो ये कितना होगा, ये 11k दे देगा ना, -9 हो जाएगा, ये 36 माइनस 35, 1 प्लस k स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस k स्क्वायर 11k -9 हो जाएगा। सो ये k स्क्वायर माइनस 11k, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। सो इसे -10k माइनस k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। सो k माइनस 10 -1 k माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो गया। सो एक k माइनस 1 हो गया, एक k माइनस 10 हो गया, तो k की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ ना, ऑप्शन नहीं है यार। 1 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11k माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 11k प्लस 10k स्क्वायर, हाँ सही है, 24 बात है। इफ़ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाइस्ट स्कोर, पहली बात तो ये परसेंटेज में गिवन है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। 150 का 90% आई उसकी मैथ्स में स्कोर वैसे करके। सो इफ़ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाइस्ट स्कोर्स that have been obtained by some students or the other in the 6 subject as given in the table below, what would be the exact overall percentage score obtained by the student? Okay, so highest, हर एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स को लेना है, ठीक है। तब मान लो कोई ऐसा इंसान है जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो जैसे अमन ने इसमें हाईएस्ट स्कोर किया है, तो ये वैल्यू लूँगा परसेंटेज में। फिर इसमें हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 80 दिख रहा है। फिर इसमें हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है। फिर इसमें हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 95 दिख रहा है। इसमें हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है। इसमें हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है। सो इस पर ओवरऑल कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज, और ये सारे पे देखना पड़ेगा कितने आ रहे हैं, बस वही करना है। इसमें यही था कि लैंग्वेज को समझनी थी कि जो हाईएस्ट स्कोरर है उस सब्जेक्ट में आउट ऑफ 7, उसके मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के हाईएस्ट मार्क्स को पिक करने हैं, अतः ओवरऑल परसेंटेज बताने, ठीक है। 25 बात है। मोहन बोरोज ए सम ऑफ रुपीज़ इतना एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज इतना, टोटल रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, ठीक है। If Mohan clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that occurred during the first year, how much does he pay at the end of the second year? So इसको करने के भी 2-3 तरीके हैं। पहले तरीके तो ये है कि जैसे मुझे पता है कि प्रिंसिपल जो है वो कितने हैं, 422,092, ठीक है। इसका 20% सिंपल इंटरेस्ट लगता है। अब हमको ये पता है कि 20% बाद जो अमाउंट बनेगी, ठीक है,
20% सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में आया, ये जो अमाउंट बनेगी, ठीक है, वो कितनी बनेगी, वो अमाउंट जितनी भी बने, मैं ये कह रहा हूँ एक ईयर बाद जो भी अमाउंट, यही अमाउंट तो यही बननी है एक साल बाद, ये जो अमाउंट बनेगी, ठीक है, उसमें से ये नहीं घटाना और उस पर 20% इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग में होता है, ठीक है। जैसे इसको मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे ये मान लो ये प्रिंसिपल है 422092, ठीक है, इस पर 20% इंटरेस्ट बना, ठीक है, तो ये कितना दे देगा, 5 5 × 40, 5 × 20, 4, फिर 5 × 5, फिर 8.5, ठीक है, इतनी बनेगी। एक साल बाद ये इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो अब तुमने जो अमाउंट दिया है वो इसमें घटाओ, ना कि ओवरऑल अमाउंट में, इसमें से घटाना पड़ेगा। सो ये घटाओगे 21679, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट में से, तो ये कितना आ जाएगा, 314004, ठीक है। अब इसका सेकेंड ईयर के लिए जो बनेगा वो भी 20% बनेगा इस पे। सो ये कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, 82.6 हो गया। सो ये तुम ईयर के पहले में दिए, ये ईयर के एंड में दिए, ठीक है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। और टोटल अमाउंट तुम्हारे पास अभी भी कितने प्रिंसिपल बचे हुए हैं, ये वाला प्रिंसिपल बचा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो बाकी है वो, और ये दोनों इंटरेस्ट, ये अमाउंट वाली और ये अमाउंट वाली, इन तीनों का सम ही आंसर होगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।